एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की अफवाह प्रणाली, झील एवं नदियां जो हमारे राजस्थान जीके का यूनिट है उसको लेकर के एमसीक्यू बना रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह प्रश्न का विश्लेषण आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो नदी लूनी अफवाह तंत्र का अंग है वह है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। कांतरी नदी, इस नदी के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आंतरिक प्रवाह की नदी है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे काली सिंध नदी, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि घंगर के मैदान के अंदर बहने वाली नदी है। तीसरी ऑप्शन जो है वो हमारा झाकम जो है वो हमारे प्रतापगढ़ क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। और जो लूनी नदी जो है वो हमारे अजमेर से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान की ओर बहती है। और उसका जो अफवाह तंत्र है वो वास्तविक जो अफवाह तंत्र है वह जवाई नदी है। तो 3 ऑप्शन के बारे में बताया है आपको और इसका करेक्ट आंसर हमारा जाएगा जवाई नदी, जवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? प्रश्न को समझिएगा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? तो देखिएगा, लूनी नदी हमारे राजस्थान से निकलती है, जवाई नदी हमारे राजस्थान से निकलती है, माही नदी जो है वह हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है, जिसकी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे माही नदी होगा। और पार्वती नदी भी हमारे मध्य प्रदेश की ओर जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह भी मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? प्रश्न से आपको पता चल रहा होगा, वागड़ क्षेत्र, और वागड़ क्षेत्र जो है वो हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला भाग है। चंबल नदी जो है वह हमारे वागड़ के अंदर प्रवेश करती ही नहीं। सोम नदी जो है वह हमारे उदयपुर से निकलती है। उसके बाद में हमारा जो झाकम नदी है वह भी हमारे प्रतापगढ़ से निकलती है। वागड़ के अंदर जो कि बांसवाड़ा से लेकर के प्रतापगढ़ के बीच वाले भाग जहाँ पर 56 का मैदान है, और ये जो मैदान बनता है वो मात्र हमारे माही नदी के द्वारा बनता है, जिसके कारण इस माही नदी को ही हम कांठल की गंगा या वागड़ की गंगा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? राज्य में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है? हमारा ऑप्शन पहला है लूनी नदी। हम जानते हैं लूनी नदी उस क्षेत्र में बहती है जहां पर मानसूनी वर्षा का प्रतिशत 40 से लेकर के 20 के बीच में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतना जल ग्रहण यह नदी नहीं करती। अगर हम बनास नदी के बारे में बात करें तो यह नदी उस क्षेत्र से गुजरती है जहाँ पर किसी भी प्रकार का जल ग्रहण करने वाला माहौल प्राप्त नहीं होता। उसके बाद में हमारा माही नदी के बारे में देखें तो माही नदी जो है
इसमें भी अथाह जल है, लेकिन बहुत बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र नहीं बनाता। हमारा ऑप्शन अंतिम बचता है चंबल, और यह एक ऐसी नदी है जिस पर बड़े बड़े बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण हुआ है और ये अथाह जल को ग्रहण करती है, इसलिए इसका आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में स्थित हैं? देखिएगा, खारे पानी की झीलें जयपुर में खारे पानी की झीलें स्थित है ही नहीं। जोधपुर में भी हमारे खारे पानी की झीलें है ही नहीं। बाड़मेर में भी हमारे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नहीं हैं। अंतिम ऑप्शन हमारा बचता है नागौर। नागौर में एक से ज़्यादा खारे पानी की झीलें स्थित हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर नागौर होगा। आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। साथ ही साथ आपका एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का किस तरह से उत्तर देना चाहिए, यह मनोबल आपका बढ़ेगा, क्योंकि मनोबल जब तक किसी यूनिट को लेकर के प्रश्न के माध्यम से सोल्व करने में नहीं बन पाता है, तो हमारी यह असफलता का कारण बन जाती है। हमें वो यूनिट का नॉलेज तो पूरा होता है, लेकिन प्रश्न का उत्तर देते वक्त जब हमारा मनोबल का स्तर जब गिरता है, तो हम हताश व निराश हो जाते हैं। हमारी कोशिश है कि आपके मनोबल को, आपके हताशा को हम दूर करें, आपको उस तरह से प्रश्नों को सोल्व कराने का हम प्रयास करेंगे ताकि आपका मनोबल बढ़ता हुआ जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। राजस्थान की नदियां एवं झीलों को लेकर के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, बूच झील कहाँ पर स्थित है? हमारा प्रश्न है, बूच झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारा धौलपुर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि धौलपुर के अंदर राम सागर व उर्मिला सागर झील है। धौलपुर के अंदर राम सागर व उर्मिला सागर झील है। दूसरा ऑप्शन हमारा है झालोर। झालोर के अंदर भी हम, अगर आपने अध्ययन किया हो तो झालोर के अंदर बाकली झील है। कौन सी झील है? बाकली झील है। झालोर के अंदर बाकली झील है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन यहां पर लिया है जैसलमेर। जैसलमेर जो है वह छोटी छोटी पलाया झील के नाम से जैसलमेर प्रसिद्ध रहा है, लेकिन यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है बूच झील, और हमारा प्रश्न बता रहा है कि बूच झील कहाँ स्थित है। धौलपुर के बारे में, धौलपुर के जिले के बारे में आपको झीलों के बारे में पता लग गया। झालोर के अंदर कौन सी झील है उसके बारे में पता लग गया। तीसरा ऑप्शन जैसलमेर है। जैसलमेर के अंदर पलाया झील के बारे में पता लगा और बूच झील के बारे में पता लगा। इसलिए हम जो प्रश्न पहला जो दिया हुआ है उसका आंसर करेक्ट होगा।
और वो होगा हमारा जैसलमेर। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। बल्कि चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर उदयपुर दे रखा है। आप साथी जानते हैं अच्छी तरह से, उदयपुर झीलों की नगरी है। एक से ज़्यादा झीलें उदयपुर में हैं और उदयपुर में कोई भी भुज नाम की झील नहीं है। तो इस तरह से जब हम प्रश्न का विश्लेषण करते हैं तो हम परफेक्ट की ओर जाते हैं, परफेक्ट नॉलेज की ओर जाते हैं और हमें ये विश्वास भी होता है कि जो ऑप्शंस एग्जाम के अंदर प्रश्नों के अंदर दिए हुए हैं, इसका विश्लेषण करते हुए हम देखें तो हमको उत्तर निश्चय ही मिल जाता है, निश्चय ही मिल जाता है। जिस तरह से मैंने प्रश्न पहला भुज झील का को लेकर के विश्लेषण किया, ठीक वैसे ही हम दूसरा प्रश्न भी आपके सामने रखते हैं। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? नवलखा झील किस जिले में स्थित है? देखिएगा, हमारा पहला ऑप्शन कोटा है और कोटा के अंदर अगर हम झीलों को देखें तो सिर्फ किशोर सागर तालाब है। कोटा के अंदर किशोर सागर तालाब है। उसके बाद अगर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं तो यहां पर बूंदी है, क्योंकि ऑप्शन सेकंड नंबर जो बूंदी है, यहां पर भी हम झीलों को देखें तो नवलखा जो झील है वह बूंदी जिले में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बूंदी होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वह बूंदी होगा। तीसरा, अगर हम झालावाड़ ऑप्शन जो है अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर भीमसागर और मानसरोवर झील उपस्थित है। भीमसागर और मानसरोवर झील स्थित है। एक बार फिर झालावाड़ के अंदर मानसरोवर व भीमसागर झील स्थित है। अगर हम सिरोही की ओर बात करें तो सिरोही के अंदर हमारी नक्की झील है। तो देखिए, कोटा के अंदर कौन सी झीलें हैं उसको आपने देखा, झालावाड़ में कौन सी झीलें हैं वह आपने देखा, सिरोही में कौन सी झील है यह आपने देखा। तो इससे आपको यह पता लगा कि नवलखा झील किस जिले में स्थित है, क्योंकि प्रश्न ऐसा है जहां पर ऑप्शन 4 हैं तो कम से कम हमें 3 ऑप्शन के ऊपर उस प्रश्न के अकॉर्डिंग, चाहे झील हो चाहे नदी हो, आपको जाना ही, उसका आंसर को आपको याद होना ही चाहिए। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, राज्य की कौन सी नदी वाटर सफारी हेतु प्रसिद्ध है? देखिए साथियों, यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो नदी को लेकर के उठा है और नदी में भी वाटर सफारी, सबसे बड़ी बात है वाटर सफारी। यहां पर ऑप्शन दे रखा है बाणगंगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हमारी बाणगंगा जो नदी है यह पूर्णतः बहने वाली नदी नहीं है। इस नदी के अंदर कहीं पर भी इतना अथाह जल नहीं है जहां पर हम छोटी छोटी बोट या नाव का इस्तेमाल कर सकें। दूसरे नंबर का ऑप्शन है हमारा बनास। इस बनास नदी पर भी आपने पढ़ा है कि यह भी राज्य के अंदर सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन पूर्णता और अथाह जल को लेकर के चलने वाली नदी नहीं है। अब हमारे पास में तीसरा ऑप्शन है चंबल नदी। हम अच्छी तरह से जानते हैं चंबल नदी के बारे में कि इस चंबल नदी पर बड़े बड़े
बांधों का निर्माण हुआ है, अथाह जल है जो कि एक अच्छे सफारी को लेकर जितने भी बोट हैं छोटे या बड़े इसका यूज किया जा सकता है। दूसरी चीज, इस चंबल नदी का जो बहाव है वह ऊपर से नीचे की ओर नहीं है, समतलीकरण में बह रही है, जिसकी वजह से एक वाटर के अंदर, जल के अंदर इन बोटों का यूज करने के हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाती है। इसलिए वाटर सफारी के लिए जो प्रसिद्ध अगर कोई नदी है तो उसका आंसर है हमारा चंबल नदी। और ये जो चंबल नदी है वह वाटर सफारी को लेकर के प्रसिद्ध है। लेकिन हम यहाँ पे चौथे ऑप्शन के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारी चौथा ऑप्शन माही नदी दिया है, आप अच्छी तरह जानते हैं माही नदी भी अथाह जलकुर को लेकर के चलने वाली नदी है। लेकिन इस माही नदी पर सिर्फ बेणेश्वर नामक स्थान जहाँ पर है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, वहीं पर ही वाटर सफारी हेतु एक अच्छा पैलेस, अच्छी जगह प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर जल का ठहराव अनियमितता की तरह है। कुछ समय के लिए ही यहाँ पर जल का ठहराव करवाया जा रहा है। इस जगह पर माही नदी के ऊपर चेक डैम का निर्माण भी किया है छोटा, लेकिन अभी भी ये वाटर सफारी हेतु उचित वातावरण नहीं दे पा रही है, उचित माहौल, उचित जगह को तैयार नहीं कर पा रही है। इसलिए राज्य की कौन सी नदी वाटर सफारी हेतु प्रसिद्ध है, उसका आंसर चंबल नदी होता है। और आपने इन 3 नदियों के बारे में भी पूर्णतः देखा है। आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम जब देते हैं उस समय इस तरह से, हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा, और उसका भी अगर आप विश्लेषण करते हैं तो प्रश्न का आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रश्न फिर सुनिएगा, राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 लूनी नदी। हम जानते हैं कि लूनी नदी का उद्गम स्थल हमारे राजस्थान के नाग की पहाड़ियों से है, लेकिन यह राजस्थान से जब निकलती है तो हमारे लूनी बेसिन को बनाती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो पूर्णतः बहने वाली, यानी कि पूर्ण रूप से जल को लेकर के चलने वाली लूनी नदी सबसे लंबी नदी नहीं है। दूसरे नंबर पर है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में भी आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर यह प्रवेश होती है और मात्र 135 किलोमीटर चल करके यह हमारे निकट राज्य यूपी के अंदर प्रवेश करती है। माही नदी, यह नदी भी हमारे एमपी में इसका उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश करती है, इसलिए ये राजस्थान में ही उद्गम होने वाली नदी नहीं है। चौथे नंबर का ऑप्शन हमारे पास बचता है बनास नदी। तो हम बनास नदी के बारे में हम जानते हैं कि इसका उद्गम स्थल भी हमारा राजस्थान ही है और यह सबसे बड़ी नदी चंबल नदी के अंदर मिल करके एक चंबल नदी की सहायक बन जाती है। तो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारे इस प्रश्न का जो आंसर देकर जा रही है वह है बनास नदी। आशा करता हूं कि आपको यह तर्क समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर
बहती है। देखिएगा साथियों, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इसका ऑप्शन आता है हमारे सामने, और वो है हमारी बनास नदी। बनास नदी जो है वो हमारे दक्षिण के अंदर प्रवेश न होकर के यह हमारे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र इसका उद्गम स्थल को लेकर रहता है। तो प्रश्न के हिसाब से दक्षिण से बहने वाली नदी नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में चंबल नदी आ रहा है। चंबल नदी जो है वह हमारे राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है और उत्तर की ओर बहती है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली, वह करेक्ट आंसर हमारा चंबल नदी होगा। लेकिन हम बाकी दो ऑप्शन जो बचे हुए हैं उसके ऊपर भी हम जाने का प्रयास करेंगे। गोमती नदी, आप जानते हैं कि यह हमारी गोमती जो नदी है वो भी हमारे मध्य राजस्थान की है, जिसके कारण दक्षिण पॉइंट जो है वो मिलता ही नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा लूनी नदी। लूनी नदी का भी अगर हम देखें तो यह उत्तर से है, मध्य राजस्थान से है, और यह इसका जो बहाव क्षेत्र है वो पश्चिम की ओर है, न कि उत्तर की ओर है, जिसके कारण इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर जो जाता है वह चंबल नदी होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन प्रश्नों का बेहतरीन विश्लेषण नजर आया होगा। हम आगे के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। राजस्थान जिले में दिवेर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? क्वेश्चन को समझिएगा सर। राजस्थान जिले में दिवेर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन यहाँ पर खारी नदी है। खारी नदी जो है वो हमारे अजमेर वाले क्षेत्र से निकलती है। गंभीरी नदी जो है वह हमारे सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र से निकलती है। बनास नदी जो है वह हमारे गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और राजसमंद के दिवेर की पहाड़ियों के अंदर जिस नदी का उद्गम होता है वह है हमारी कोठारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भूभाग अंत प्रणाली क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा। राजस्थान का कौन सा भूभाग अंत प्रणाली क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है गंगर का मैदान। आप देखते हैं गंगर के मैदान को, यह हमारे भी विलुप्त हो गई है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे लूनी बेसिन। लूनी बेसिन भी अंत प्रणाली को लेकर के चल रही है। अब आता है हमारा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र में भी हमारे अंत प्रवाह की नदियां उपस्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, कि अंत प्रणाली वाले जो भाग है वो गंगर का मैदान भी है, लूनी बेसिन भी है, शेखावटी क्षेत्र भी है। राजस्थान का चंबल, बनास व बाणगंगा नदियों से निर्मित भौतिक विभाग कहलाता है। देखिएगा, राजस्थान का चंबल, बनास व बाणगंगा नदियों से निर्मित भौतिक विभाग कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पश्चिमी रेतीला भाग, पश्चिमी रेतीला भाग में न तो चंबल है, न बनास है, न बाणगंगा है। अरावली प्रदेश को हम देखें तो अरावली प्रदेश के अंदर भी न चंबल है, न बनास है, न बाणगंगा है, क्योंकि बाणगंगा हमारे
अरावली प्रदेश में आ ही नहीं रही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को हम देखते हैं तो यहाँ पर भी चंबल तो है, बनास तो है, लेकिन बाणगंगा जो है वह इस पूर्वी पठार के अंदर नहीं आती है, जिसकी वजह से हमारा अंतिम ऑप्शन बनता है पूर्वी मैदानी भाग। तो चंबल नदी भी मैदान को बनाती है, बनास भी मैदान को बनाती है, बाणगंगा भी नदियों से मैदानों का निर्माण कर जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रभाव माना जाता है? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रभाव माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंबल नदी। और चंबल नदी के अंदर आप जानते हैं अच्छी तरह से कि यहाँ पर रेंगती हुई मौत कहलाने वाली कच्छारी काली मिट्टी को लेकर के चलती है। दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ पर लूनी नदी को बताया है। लूनी नदी जो है वह भी हमारे सिरोजो मिट्टी को लेकर के चलती है, चूना मिश्रित मिट्टी को लेकर चलती है, रेतीली भागों को लेकर के जाती है, लेकिन इसमें इतना जल नहीं होता है कि वह मृदा का अपर्दन कर सके। तीसरे नंबर का ऑप्शन है माही नदी। माही नदी जो है वह दोमट और काली मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, जिसकी वजह से यह नदी भी भूरी मिट्टी को प्रसारित नहीं करती है। हमारे पास में चौथा ऑप्शन बचा है बनास नदी। और ये जो बनास नदी है जिसे हम वन की आशा कहते हैं, यह उन क्षेत्रों से गुजरती है जहां पर भूरी मिट्टी का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बनास नदी, जो कि भूरी मिट्टी का प्रसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा। लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है विंध्य कंगार भूमि। ये हमारे कोटा और भिलाड़ा के बीच वाले क्षेत्र के अंदर यह विंध्य कंगार भूमि है। थली क्षेत्र जो कि हमारे शेखावटी प्रदेश के व मध्य राजस्थान के भागों को थली क्षेत्र कहा गया है। तोरावटी जो है वो हमारे सीकर और झुंझुनू के बीच वाले नदी के पार्ट के भाग को तोरावटी कहा गया है। अब अंतिम बचता है हमारा गोंडवाना क्षेत्र। जो गोंडवाना क्षेत्र जो है वह हमारे लूनी नदी के बेसिन को बनाता है। हम कह सकते हैं इसे लूनी बेसिन भी कह सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा गोंडवाना क्षेत्र। आगे की ओर हम जाते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। पांचना बांध स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोटा। और कोटा के लिए हम देखते हैं तो यहाँ पर जवाहर सागर और कोटा का बैराज उपस्थित है। यहाँ पर पांचना बांध नहीं है। उसके बाद में हम जाते हैं चित्तौड़ के लिए। तो आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध वो भोपाल सागर बांध बना हुआ है, बल्कि पांचना बांध नहीं है। उसके बाद हम आते हैं भरतपुर को लेकर के। तो भरतपुर के अंदर मोती झील स्थित है, लेकिन पांचना बांध नहीं है। इसलिए हमारा अंतिम ऑप्शन जाता है करौली। और करौली के अंदर हमारा है ना वो पांचना बांध स्थित है। तो ये करेक्ट आंसर जाएगा हमारे करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है? प्रश्न सुनिएगा, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? हमारे यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट से ही हमको पता लग जाना चाहिए कि यह दिशाओं के ऊपर है। हाँ, खारी नदी ऑप्शन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हैंगिंग ब्रिज नहीं है, क्योंकि खारी नदी जो है वह अंतःप्रवाह प्रणाली को लेकर के भी नजर आती है। गंगर नदी, यह भी हमारे अंतःप्रवाह वाली नदी बन करके बैठ जाती है। बनास नदी, ये संपूर्ण और अथाक जल को लेकर के चलने वाली नदी नहीं है। और ईस्ट को वेस्ट कॉरिडोर के अंदर जो कि अथाक जल को लेकर के चलने वाली नदी जिसका नाम है चंबल, और इस चंबल नदी पर ही हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में इस हैंगिंग ब्रिज को लेकर के एक नया हैंगिंग ब्रिज अभी वर्तमान में निर्माणाधीन है, और वह माही नदी है। पहली हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर, और दूसरा वर्तमान के अंदर जो हैंगिंग ब्रिज बनने का कार्य निर्माणाधीन में है, और वह है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि मांडलगढ़ जो है, यहाँ पर बेड़स तो है लेकिन कोठारी भी नहीं है, गंभीरी भी नहीं है। ऑप्शन पहला बेड़स, गंभीरी, कोठारी। तो मांडलगढ़ के अंदर बेड़स नदी है लेकिन गंभीरी और कोठारी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जा रहा है बनास, गंभीरी और लूनी। तो लूनी से हमको पता चल रहा है कि लूनी नदी जो है वह हमारे पश्चिमी राजस्थान की ओर चलने वाली नदी है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर यह नदी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है खारी, कोठारी और मैनाल। खारी नदी हमारे अजमेर वाले क्षेत्र में होने के कारण ये भीलवाड़ा के अंदर यह नदी आती ही नहीं है, जिसके कारण यह जो ग्रुप है वह भी इस त्रिवेणी संगम की नदियों को नहीं दर्शाती है। अब ऑप्शन अंतिम बचता है बेड़स नदी, बनास नदी और मैनाल नदी। तो साथियों, मांडलगढ़ के निकट जो त्रिवेणी संगम बनाती है वह बेड़स, बनास और मैनाल नदी के संगम से बनता है, और इसका करेक्ट आंसर होता है बेड़स, बनास और मैनाल। नेक्स्ट है राजस्थान में अफवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 2, पहले ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है। हमारे राजस्थान के अंदर जो अफवाह प्रणाली है वह 2 रूप में नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 4, राजस्थान में अफवाह प्रणाली जो है वह भी 4 रूप में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है 5, राजस्थान में अफवाह प्रणाली भी 5 रूप में नहीं पाई जाती है। अब अंतिम ऑप्शन बचता है 3। तो राजस्थान में अफवाह प्रणाली जो है वह 3 रूप में पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, और आंतरिक अफवाह प्रवाह वाली नदियाँ। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? और वह है तो अरब सागर की ओर जाने वाले में खारी नदी है ही नहीं। आंतरिक अफवाह वाली तंत्र को देखते हैं तो खारी नदी जो है वो वास्तव में आंतरिक अफवाह वाला ही
तंत्र है, लेकिन यह हमारे किसी और नदी के अंदर सहायक बन करके जल दे जाती है। तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित अफवाह। तो ये अनिश्चित अफवाह खारी नदी पर बन ही नहीं पा रहा है। तो चौथा ऑप्शन मिलता है बंगाल की खाड़ी की ओर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर चलने वाली नदियाँ, जो कि ये सहायक नदी बन करके बंगाल की खाड़ी की ओर जल लेकर के जाती है। इस तरह से साथियों, हमारे राजस्थान की प्रमुख झीलें व नदियों को लेकर के हमने कुछ क्वेश्चंस का विश्लेषण किया। हम आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में कि हम प्रत्येक यूनिट के 50-50 प्रश्नों का एक सेट तैयार करके आपके सामने रखें, ताकि आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से दिए जाते हैं वह समझ आए, और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं वह कमेंट के माध्यम से हमें भी भेजते रहें, ताकि हम आपके मन की उलझनों को, उन प्रश्नों की उलझनों को हम बेहतर तरीके से समझा सकें। मैं आशा करता हूँ कि ये MCQ आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी आशा के साथ आगे के MCQ प्रश्न पत्र की ओर जाएंगे, और आपका उत्साह हमारा उत्साह होगा। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ MCQ प्रश्नों के लिए। धन्यवाद।